सभी का हमारे चैनल भारतीय शेर में स्वागत है। कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम जो है आपका कल सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का, तो उसमें आपको देखो सामाजिक विज्ञान से 6 पाठ आने वाले हैं, है ना। सामाजिक विज्ञान से 6 पाठ आने वाले कौन कौन से? भारत की संसाधन 1, भारत की संसाधन 2, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन, है ना। तो ये 6 पाठ आपको आने वाले हैं, ये 6 अध्याय आने वाले हैं। तो इसमें से मैंने भारत के संसाधन 1 पहले पढ़ा दिया था, ठीक है, 2-3 हफ्ते पहले आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 पाठ है ना, ये मैं आपको आज फिर से पढ़ाऊंगी। तो हम पाठ नंबर 6 से चालू करेंगे, ठीक है। जो इतिहास वाला खंड है, ये दोनों जो पाठ है, पाठ नंबर 6 और पाठ नंबर 6 है ना, पाठ नंबर 5 और पाठ नंबर 6 ये इतिहास खंड के हैं। तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्र संगठन, और हम ये पूरे 6 पाठ को हम कवर करेंगे आज के आज, ठीक है। सिर्फ IMP क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो आने वाला है कल आपके पेपर में वही हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो चलो बच्चों, परीक्षा अध्ययन, ये देखो, ये आपकी कक्षा 10वीं की परीक्षा अध्ययन है। ये देखिए, ये कक्षा 10वीं की परीक्षा अध्ययन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पाठ नंबर जो 5 है, ये पाठ नंबर 5 और पाठ नंबर जो 6 है, वो दोनों एक ही साथ दिए हैं, है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसके पश्चात के नाम से दिए हैं, है ना। जो पाठ नंबर 6 है परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 50 पर, ये दोनों पाठ एक ही लेसन में दिए, एक ही चैप्टर में दिए हैं। तो चलिए हम परीक्षा अध्ययन से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया इसमें, ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। सबसे पहले बहुविकल्प देखते हैं, ठीक है। पहला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसमें जो बुंदेलखंड वाला जो जगह थी, है ना, जो हिस्सा था, जो क्षेत्र था, उसके जो प्रमुख सेनानी थे, यानी कि जो बुंदेलखंड के मोर्चे को संभाल रहे थे, वो कौन थे? तात्या टोपे थे। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो वो जो कानपुर वाला हिस्सा था, तब जब वहाँ पे क्रांति हुई थी, तो कानपुर वाले हिस्से में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर है नाना साहब ने, ठीक है। नाना साहब जो थे उन्होंने, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जो कैनिंग जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। पंजाब का जो गवर्नर था, ठीक है, जनरल ओ डायर, उसकी गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? ये 4 नेताओं के नाम दिए, 4 लीडर के नाम दिए। इनमें से हमें बताना कि कौन उदारवादी विचारों का नहीं था। तो उस समय क्या था? उस समय जब हमारा संग्राम के बाद जब सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी, है ना, जब अंग्रेजों के विरोध की बात चल रही थी, तो 2 ग्रुप थे, है ना, 2 समूह थे, ठीक है। तो कुछ लोग उग्रवादी विचारधारा के थे, कुछ लोग उदारवादी थे। तो हमें इनमें से बताना कि इनमें से कौन उदारवादी विचारधारा का नहीं था। तो इसका उत्तर है अरविंद घोष जो थे वो उदारवादी विचारधारा के नहीं थे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर खालिस्तान स्थान पर भेज दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय, है ना, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो सैनिक लोग जो थे, उन्होंने जो बहादुर शाह थे, है ना, जो उस समय के मुगल शासक थे, उन्हें अपना लीडर माना था। तो उन्हें क्या करा गया? क्रांति के बाद बंदी बनाकर एक स्थान पर भेज दिया गया। तो हमें उस स्थान का नाम बताना है। तो उस स्थान का नाम क्या है? रंगून भेज दिया गया। सॉरी। लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया। कौन सी नीति के कारण? हड़प नीति के कारण, ठीक है, हड़प। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया? हड़प नीति अपनाया और बहुत सारे जो राज्य थे उसे अंग्रेजों के शासन के अंतर शामिल कर लिया, ठीक है। नाना साहब का निवास खालिस्तान में था। कहाँ पर निवास था नाना साहब का? इसका उत्तर है बिठूर, ठीक है, बिठूर। दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को सम्राट घोषित किया था। तो जो दिल्ली की जनता थी, ठीक है, उस समय जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था किसे अपना सम्राट घोषित किया था, अपना नेता माना था? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय, है ना, बहादुर शाह द्वितीय को माना था, ठीक है, ये लिखा है बहादुर शाह द्वितीय। वॉइस रॉय खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। किसकी थी? लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन उस समय का जो वाइस रॉय था,
ठीक है, उस समय वाइसरॉय होते थे, है ना, अंग्रेज लोग वाइसरॉय को अपॉइंट करते थे ताकि वो लोग उनको शासन कर सके, भारत को गुलाम बना के रख सके। तो जो वाइसरॉय लॉर्ड लिटन था, है ना, उसकी जो प्रतिक्रियावादी नीति थी वो भेदभाव से परिपूर्ण थी। वंदे मातरम गीत की रचना की है, किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, ठीक है। किसकी रचना की है? हमारा जो राष्ट्रगीत है क्या है? वंदे मातरम, उसकी रचना की है। अब हम सत्य असत्य पे आते हैं। पहला, 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो देखो 1857 में क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम आया, है ना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। तो उसके पहले जो 1757 था, उस समय से ना जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपने भारत में जड़ें जमाना चालू कर दी थी, है ना, भारत के ऊपर शासन करना चालू कर दिया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? उस समय अंग्रेजों की तरफ से भारत पर शासन करने आई थी, है ना, भारत के साथ व्यापार करने आई थी। लेकिन 1757 में उसने क्या किया था? बंगाल के जो नवाब थे, है ना, उसको प्लासी के युद्ध में पराजित कर दिया था। कब किया था? 1757। तो ये जो वाक्य है वह सत्य है, ठीक है। तो ये क्या है? सत्य है, राइट का टिक कर दिया हमने। दूसरा, 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, असत्य है। कौन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 की ही क्रांति थी, सही, सत्य है ये। तो जो जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन वो 1857 की ही ईस्वी की ही क्रांति थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, यह भी सत्य है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे। ये सब क्या थे? ये भी सत्य है, क्योंकि इन्हीं स्थानों से क्या हुआ था? जो 1857 की क्रांति थी वह इसके मुख्य केंद्र थे। अब जोड़ी मिलाइए पे आते हैं हम, ठीक है। बेगम हजरत महल, इसका आएगा अवध, ठीक है, अवध। मंगल पांडे, बैरकपुर। बहादुर शाह जफर, दिल्ली। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अब हम एक वाक्य में उत्तर में आते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, इसका उत्तर है चर्बी लगे कारतूस, है ना, ये लिखा है, देखिए चर्बी लगे कारतूस था, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई? 29 मार्च 1857 में बैरकपुर के छावनी से। कब हुई? 29 मार्च 1857 में। कहाँ से हुई? बैरकपुर के छावनी से। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने दिया था? ये जो नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बहादुर शाह द्वितीय का निधन कब हुआ? तो बहादुर शाह द्वितीय का निधन हुआ 1862 ईस्वी में, ठीक है। उन्हें रंगून भेज दिया गया था, तो वहीं पे उनका निधन हो गया। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। बच्चों देखो, आपको याद रखना है कि हम पाठ नंबर 5 जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो पाठ नंबर 6 है भारत में राष्ट्र जागृति एवं राष्ट्र संगठन, ये दोनों परीक्षा अध्ययन में एक ही साथ दिए, तो हम उनको एक ही साथ कर रहे हैं। तो हमारे एक साथ क्या होगा? 2 पाठ कवर हो जाएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो हमें बताना है जो 1857 की जो क्रांति थी, है ना, उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, यानी कि कौन कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इसका उत्तर है बैरकपुर था। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर, बिहार, है ना, ये जो जगह थी, ये जो 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र थे, ठीक है। कौन कौन से थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर, बिहार, है ना। अब प्रश्न नंबर 2, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी नेताओं के नाम बताना है हमें। कौन कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया था, ठीक है, लीडर थे। कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से नेता थे, उनके हमके नाम बताना है। उत्तर हम लिखेंगे, मंगल पांडे थे, है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें जनता ने अपना राजा माना था, सैनिकों ने, जो जनता ने विद्रोह कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया था? दिल्ली के जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, अवध से थी ये, है ना। कुंवर सिंह थे, अहमद अब्दुल्ला खां, रंगा बाबूजी गुप्ता, है ना, सोनाजी पंडित आदि, ये सब क्या थे?
स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, है ना, संग्राम के सेनानी थे, है ना, प्रमुख नेता थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे ये। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? देखो 1857 की जो क्रांति थी, जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जो जनता अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर उतर गई थी, है ना, उन्होंने तय कर लिया था कि हम अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकेंगे, हमारे देश से भगा देंगे। तो उसके कई सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण यानी कि जो एकदम से उनका दिमाग खराब हो गया, ऐसे अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से जनता विद्रोह करने लगी। बहुत सारे कारण थे, लेकिन बहुत सारे कारण धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन एक गलती अंग्रेजों ने कर दी, जिसके कारण जो हमारे भारत देश की जो जनता थी, है ना, जो सैनिक थे, उनका दिमाग खराब हो गया। तो वही हमें बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, है ना, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को। तो जो बैरकपुर से शुरुआत हुई थी क्रांति की, है ना, तो कब हुई थी? बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में क्या हुआ था? जो मंगल पांडे नाम का सैनिक था, मंगल पांडे नाम का सैनिक था, जो अंग्रेजों की सेना में सैनिक था, है ना, अंग्रेजों के लिए एक सेना में काम करता था। तो उसने क्या किया? चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया। उसने क्या किया? देखो कारतूस में क्या थी, उस समय अंग्रेजों ने कारतूस लाए थे। कारतूस यानी कि जो बंदूक में जो कारतूस रहती है ना, उसमें क्या थी? चर्बी लगी थी, और उसको ऐसे मुंह से चीर कर मतलब गोली भरना रहता था। तो मंगल पांडे क्या थे भैया? पंडित थे, है ना, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण तो ये चर्बी वाले कारतूस को मुंह से नहीं छीलेंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया? उसको भरने से इनकार कर दिया, और गुस्से में आकर, उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो जो अंग्रेज अधिकारियों थे, उनकी हत्या कर दी उन्होंने। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और क्या हुआ? मंगल पांडे को ये सब करने के कारण 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक बना। तो जो चर्बी लगे कारतूस था, है ना, वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तात्कालिक यानी कि तुरंत होने वाला कारण बना। तो फिर से हम पढ़ते हैं। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 5 इंपॉर्टेंट थी, ये पिछले साल ही आया था 2020 में, तो अब हम इसे करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तो हमें बताना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी। तो देखो हुआ क्या था उस समय 1857 तक ना भारत में एक कंपनी आई थी। 1600 ईस्वी में एक भारत में एक कंपनी आई थी। किस लिए आई थी? व्यापार करने। ठीक है, उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय के जो ब्रिटेन की जो रानी थी, ठीक है, रानी थी, उसने बोला था, उसको अधिकार दिया था कि तुम जाके भारत से ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन इससे क्या किया था? धीरे धीरे कर क्या किया था? भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देना चालू कर दिया। फिर इसने क्या किया? बहुत सारे राज्य हड़प लिए, बंगाल हड़प लिया, अवध हड़प लिया, ऐसे करके पूरे भारत में ये फैल गई। और ये व्यापार करने वाली कंपनी थी, है ना, ये क्या करने लगी? अब राजनीतिक भारत का शासन करने लगी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमें यही बताना है। ठीक है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना ही कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो व्यापार से क्या करना था कंपनी को? कंपनी का मतलब क्या होता है कि उनको व्यापार करना है, लाभ कमाना है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित अनुचित मार्ग का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं किया। तो उन्होंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, भले ही वो मार्ग उचित हो या अनुचित हो, उन सब का सहारा लिया। ठीक है, कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तो जो कंपनी थी वो गुजरात में जो सूरत जगह है ना, सूरत नाम की जो जगह है गुजरात में, भारत में जो गुजरात है ना, वहाँ पे एक सूरत नाम की जगह है, उसको सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तो जो सूरत है ना, आज के ज़माने में जो सूरत शहर है, उसको सबसे पहले कंपनी ने अपना क्या बनाया? व्यापारिक केंद्र बनाया। तो हम इसका उत्तर फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित अनुचित मार्ग का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं किया। कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। ठीक है,
अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। ये प्रश्न देखो 2016 और 2020 में आया है। तो हमें इन्हें उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा, ठीक है, उस समय जो राष्ट्रवाद जो हमारे अंदर 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्र की भावना आने लगी थी। पहले क्या था, भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, है ना, कोई राज्य छोटा था, कोई राज्य बड़ा था, हम खुद को एक देश की तरह नहीं मानते थे, ठीक है, सब लोग अपने अपने राज्य में मस्त थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद हमारे अंदर एक राष्ट्र देश बनाने की भावना आने लगी, एक राष्ट्र प्रेम की भावना आने लगी। तो उस समय क्या हुआ, दो समूह पैदा हुए, एक थे उग्रवाद, है ना, एक उग्र राष्ट्रवाद की विचार रखने वाले और एक थे उदार राष्ट्रवाद की विचारधारा रखने वाले। उग्र राष्ट्रवाद जैसे कि इनके नाम से वो थोड़े उग्र हुआ करते थे, और जो उदार राष्ट्रवाद की विचार रखते थे, वो विचारधारा रखते थे, वो थोड़े उदार थे, यानी थोड़े नर्म थे, है ना, उनके जो तरीके थे, तौर तरीके वे नर्म तरीके थे। तो हमें इसमें बताना है उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता के नाम बताने हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। तो उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, है ना, अरविंद घोष, ये सब कौन थे, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता थे। अब प्रश्न 7, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है, बहिष्कार। तो उस समय जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमें बताना है कि उस समय बहिष्कार का अर्थ क्या था, ठीक है। बहिष्कार, आजकल आपने भी सुना होगा कि आजकल क्या चल रहा है, बॉयकॉट चाइना चल रहा है। बॉयकॉट यानी क्या होता है, बहिष्कार होता है कि हम जो चाइना के सामान जो है उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि चाइना आजकल हमारे सैनिकों को, मतलब हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना है हमें, उस समय बहिष्कार का क्या मतलब था, ये प्रश्न देखिए आ सकता है, क्योंकि आजकल भी ये जो वर्ड है ना, बहिष्कार, ये ट्रेंड में है और 2017 में ये प्रश्न आया भी है। तो हमें बताना है उसका उत्तर। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था। उस समय भी जो हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, है ना, जो हमारे लीडर थे, नेता थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों के जो सामान थे उनका भी बहिष्कार किया था। तो इसमें हमें वही बताया गया। तो बहिष्कार का जो अर्थ था केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था, बहिष्कार यानी त्याग से नहीं था, है ना, अपितु इसका व्यापक अर्थ सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का भी बहिष्कार करना था। तो उस समय क्या करे थे उन्होंने, जो विदेश से जो वस्तुएं आई थी उनका बहिष्कार किया था, और साथ साथ जो सरकारी नौकरी थी, जो मतलब उस समय अंग्रेज लोगों की सरकार थी, तो वो सरकारी नौकरी देते थे, उसका भी बहिष्कार करना था, है ना। प्रतिष्ठानों, जो सरकारी जो प्रतिष्ठान होते हैं, है ना, संस्थाएं होती, उनका भी बहिष्कार करना, और साथ ही साथ जो अंग्रेज लोग उपाधियां देते थे, है ना, उसका भी बहिष्कार करना। इन सारी चीज़ों का बहिष्कार करना था, बहिष्कार शब्द का अर्थ, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। तो जो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, इसने शासन, भारत में शासन करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने कौन सी नीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो, ठीक है। उसने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डाल दी थी, उन्होंने फूट डालने की नीति अपनाई थी। ताकि क्या हुआ, उस समय क्या हुआ था, भारत के लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे अंग्रेज के शासन का, सारे पूरा देश इकट्ठा हो गया था। तो उसने क्या करा, सोचा सबसे पहले इन सब भारत के लोगों के बीच में फूट डाल देता हूँ और मैं शासन करूँगा, ये लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। तो उसने क्या किया था, कौन सी नीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो, और बंगाल का विभाजन कर दिया था। उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, फूट डालो और शासन करो नीति को अपनाते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था, जिससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उसने क्या किया था, बंगाल की जो जनता थी, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, जो बंगाल था ना, उस समय सबसे ज़्यादा अमीर जो देश का जो हिस्सा था वो कौन सा था, बंगाल था। और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ लिख कर आए थे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सरकार का विरोध करते थे। तो उससे क्या किया, बंगाल को अपने कब्जे में करने के लिए, बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंदू थे और बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, उसने क्या किया, बंगाल को 2 हिस्से में बांट दिया। मतलब आधे हिस्से में हिंदू रहेंगे, आधे हिस्से में मुसलमान रहेंगे। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा होना चालू हो गया। तो इस नीति का उससे क्या किया, उसे सोचा कि इन दोनों के बीच ये लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और मैं शासन कर लेंगे, हम लोग शासन कर लेंगे। तो इसी नीति का उसे षड्यंत्र रचा, ठीक है, जिससे कि वो बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी? ठीक है, देखो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन का अंत हो गया। फिर जो भारत की जो इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है, उसने शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, तो उससे क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की। तो हमें बताना कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी। कांग्रेस उस समय जो कांग्रेस की स्थापना की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? ह्यूम ने की थी। तो क्यों की थी ये हमें बताना है। और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, ठीक, और क्यों की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इतिहासकारों के अनुसार 1885 में A.O. ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारों पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जो इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को जो जानने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम इतिहासकार बोलते हैं। तो जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार 1885 में जो A.O. ह्यूम है ना, A.O. ह्यूम नाम का कोई इंसान था और जो उसके साथियों ने, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी जो सरकार थी उस समय की, जो अंग्रेज सरकार थी, उसके इशारे पर, मतलब उनके कहने पर, अंग्रेजों सरकार के कहने पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। यानी कि जो भारत में जो ब्रिटेन का जो सरकार था, है ना, ब्रिटिश का जो साम्राज्य था, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या की, कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए। अतः मतलब जो ह्यूम था जिसने कांग्रेस की स्थापना की, वो नहीं चाहता था कि जो सरकार से जो नाराज भारतीय लोग थे, है ना, उस समय सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश लोगों की थी, तो उससे नाराज जो असंतोष जनता थी वह हिंसा का मार्ग अपनाए, जैसे 1857 में हिंसा का मार्ग अपनाया था। ठीक है, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। मतलब जो A.O. ह्यूम था वो चाहता था कि जनता हिंसा का मार्ग ना अपनाकर क्या करे, अपेक्षा, इसके अलावा वैधानिक मार्ग यानी कि जो निश्चित मार्ग होता है, जो लीगल मार्ग होता है ना, यानी कि कानून को मानकर, है ना, कोर्ट में जाकर, वह सारे जो मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। ह्यूम का विचार था कि अंग्रेज सरकार और भारतीय जनता के बीच एक कड़ी होनी चाहिए। ह्यूम का मानना था कि जो अंग्रेज सरकार है और जो भारत की जनता है उनके बीच एक कड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या की, कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक कड़ी होना चाहिए, यानी कि जो कांग्रेस है ना, और एक तरफ देखो भारत की जनता है, एक तरफ अंग्रेज है और बीच में कांग्रेस है। जनता किसके पास आएगी, कांग्रेस के पास आएगी। ठीक है, कांग्रेस जो जनता की परेशानी वो अंग्रेजों तक पहुंचाएगी। अंग्रेज क्या करेंगे, शासन करने के लिए कांग्रेस पे दबाव डालेंगे, फिर कांग्रेस जनता को समझाएगी। इसलिए उन्होंने इस कड़ी को बनाने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया, है ना। प्रश्न 10, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया था? ठीक है, अंग्रेजों ने देखो क्या किया थे, बहुत सारी नीति अपनाई थी, बहुत सारी व्यवस्था बनाई थी भारत देश को गुलाम बनाए रखने के लिए। उनमें से एक थी सहायक संधि व्यवस्था। तो हमें यही बताना है। ये प्रश्न देखो 2017 में आया, उसका उत्तर लिखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल बेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने लागू किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, इसको सहायक संधि कहा जाता है। इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश स्वीकार करते थे उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रह के कार्य करना पड़ता था। तो इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश स्वीकार कर लेते थे उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रह के कार्य करना पड़ता था, यानी अंग्रेजों के अंदर में रह के, है ना, अंग्रेजों के नीचे रह के कार्य करना पड़ता था। तो देखो उन्होंने क्या की थी, सहायक संधि अपना ली थी। यानी कि जैसे कि कोई मान लीजिए कोई राजा है ना, उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो कोई राज्य का राजा है, ठीक है, उस पर अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण करता है तो ये क्या करेंगे, एक राजा के पास जाएंगे। जैसे कि कोई राजा, मान लीजिए उस समय कोई गुजरात रहा होगा, तो इन्होंने क्या किया, गुजरात के राजा के पास गए। ठीक है, उसको बोले कि आप हमारे साथ सहायक संधि कर लो, तो इससे क्या करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर कोई भी आप पे अगर आक्रमण करेगा, आपका किसी के भी साथ युद्ध होगा, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे अंदर रह के कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सहायक संधि। एक नंबर की चालबाज नीति थी ये। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न 1, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी आ सकते हैं, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। तो जो 1857 था, ठीक है, उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके हमें कारणों को बताना है। ये 2016 और 2012 दोनों में आया है प्रश्न। ठीक है, तो बहुत सारे कारण थे उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सैनिक कारण थे और तात्कालिक कारण थे। तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया, चर्बी वाला जो कारतूस था, ठीक है, वह तात्कालिक कारण था।
तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। उत्तर, पहले हम सबसे पहले राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। ठीक है, कई सारे कारण थे, तो सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण हम पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण, इस संग्राम के अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। ठीक है, ये जो संग्राम हुआ था 1857 का, इसके जो ज़्यादातर राजनीतिक कारण था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड डलहौजी जिम्मेदार था। ठीक है, उसकी उग्र साम्राज्यवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों की हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। तो जो उसकी उग्र साम्राज्यवादी, मतलब साम्राज्यवादी यानी कि साम्राज्य को बढ़ाने वाली, है ना, वो ब्रिटिश का साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा उग्र थी यानी उत्तेजित थी उसकी जो नीति थी। और वो क्या करता था, छोटे छोटे राज्यों को हड़पने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र बनाता था, जिसके कारण कहते हैं भारत के जो राज परिवार थे, है ना, उसमें घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। घोर असंतोष यानी कि कभी भी ये लोग हमारा राज्य छीन सकते हैं, तो इस तरीके से उनमें बहुत असंतोष हो गया था। तो ये राजनीतिक कारण था। तो इसके कारण वो जो राज परिवार थे वो विद्रोह पे उतर आए अंग्रेजों की, है ना। अब सामाजिक कारण पे हम आते हैं। सामाजिक कारण, अंग्रेजों द्वारा, मतलब जो उस समय का जो समाज था उसमें भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। कैसे किया? अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित कर परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इसने भी 1857 की क्रांति लाने में सहयोग किया। देखिए, अगर ऐसा है कि भारत में ऐसा है, किसी भी देश में ऐसा है कि जो इंसान जो होता है, ठीक है, वह अपने जो धर्म को लेकर ना बहुत ज़्यादा भावुक होता है। अगर आप कुछ भी कर दो, लेकिन जब आप किसी के धर्म पे अगर कमेंट कर देते हो, ठीक है, अगर आपने किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, तो वह इंसान की क्या होती है, उसकी जो भावना जो रहती है ना, उसको ठेस पहुंच जाती है, उसको ठेस पहुंच जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी के धर्म पे नहीं कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, इंसानों को सबसे पहले गुस्सा आ जाती है। तो अंग्रेजों ने वही किया। उन्होंने क्या किया, भारतीयों की जो धर्म थी, जो सबसे ज़्यादा भावना, जिससे भारतीयों की सबसे ज़्यादा भावना जुड़ी थी, इन्होंने क्या किया, उसमें हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। ये अंग्रेज चाहते थे कि जो भारत देश है, ठीक है, वो ईसाई भारत देश में ज़्यादातर हिंदू, मुसलमान, सिख लोग रहते थे। तो ये भारत देश को क्या करना चाहते थे, ईसाई देश में परिवर्तित करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और जो सती प्रथा थी, मतलब इन्होंने कुछ कुछ अच्छे काम भी करे थे, जैसे कि सती प्रथा को पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये भारतीय लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा कि कोई बाहर का आके हमारे जो हम जैसे जीवन जीते हैं, हमारे जो तौर तरीके हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसको पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जो सती प्रथा होती थी, है ना, महिलाएं जो सती हो जाती थी, क्या, जैसे कि अगर किसी का पति मर गया तो उसे भी उसकी पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा पर अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। और जो धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके उन्होंने क्या किया था, जो भारतीय लोग थे उनके धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दिया था, लालच दिया था। परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके, ठीक है, परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके, यानी कि जो भारत में क्या होता था कि जो राजा का बेटा था वह राजा बन जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ये जो परंपरा चली आ रही थी इसमें भी संशोधन यानी बदलाव करने की कोशिश की थी। ठीक है, भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। तो उन्होंने क्या किया, इससे भारतीय की भावनाएं जुड़ी थी, धर्म से देखो इंसानों की भावनाएं जुड़ी रहती है, तो अंग्रेजों ने उसे ठेस पहुंचाई, है ना। इससे भी 1857 की क्रांति लाने में सहयोग दिया। ठीक है, तीसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे, अंग्रेजों की नीति ने किसानों को उजाड़ दिया, शिल्पकारों व दस्तकारों को बेकार बना दिया, व्यापारियों को चौपट कर दिया तथा जमींदारियां समाप्त कर दी। भारत का धन बाहर जाने लगा। इस तरह शासन के खिलाफ व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न हो गया। तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे क्या हुआ, किसान को उजाड़ दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लगा के। जो शिल्पकार थे, है ना, और वह दस्तकर जो थे, है ना, जो मतलब कला का काम करते थे, उनको भी बेकार बना दिया। व्यापारी जो थे भारत के, उनको चौपट कर दिया उन्होंने। ठीक है, और जो जमींदार लोग थे उनकी जमींदारियां समाप्त कर दी। और जो भारत का धन था वह बाहर जाने लगा, क्योंकि हम बाहर का सामान खरीदने लगे थे। और इस तरह शासन के खिलाफ व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, सैनिक कारण। कंपनी के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी।
तो जो अंग्रेज थे, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो सैनिक थे उसमें सबसे ज़्यादा किसके सैनिक थे? भारतीय सैनिक थे। कितने थे? 2,33,000 थे। जबकि ब्रिटिश सैनिक केवल 35,000 थे। जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे, ब्रिटेन के जो सैनिक थे, है ना, वे केवल कितने थे? 35,000 थे। इस प्रकार भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ थे। तो जो भारतीय सैनिक थे वो ज़्यादा थे, इसलिए जो ब्रिटिश साम्राज्य का स्तंभ कौन था? भारतीय सैनिक थे। परंतु वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से कम थे। लेकिन जो भारतीय सैनिक देखो, एक तो ज़्यादा हैं, ठीक है, भारत के सैनिक ज़्यादा है, लेकिन उनको क्या कर रहा है? जो अंग्रेज ब्रिटिश के जो ब्रिटेन से आए वाले जो सैनिक है उनसे उनको कम पेमेंट मिलती थी, कम वेतन भत्ता मिलता था, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है, और जो सैनिकों के, भारत के जो सैनिक थे उनके साथ भी बुरा व्यवहार करते थे। तो ये भी एक कारण बना विद्रोह का, ठीक है। और तात्कालिक कारण, इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक एक नली बंदूक सेना के व्यवहार के लिए चालू की, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एनफील्ड राइफल नाम की एक नई बंदूक लाई, ठीक है। इनके कारतूसों में सुअर तथा गाय की चर्बी होती थी। इनकी कारतूस में क्या होती थी? सुअर और गाय की चर्बी होती थी। इससे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो ये 4 कारण थे, है ना, अंग्रेजों 1857 की क्रांति के कारण, जिसके कारण क्रांति आई, ठीक है। ये 4 कारण थे, तो इनको आप पढ़ लीजिए।